हाँ 60 साल के जीवन हुआ तो 30 बचे। हुई ट्विस्टल सेट के संतुलन के सिद्धांत की शर्त को लिखिए। लिखो बेटा। संतुलन की अवस्था में चारों भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात इस प्रकार होता है P/Q = R/S। ये होता है संतुलन की अवस्था हुई ट्विस्टल सेट के लिए। तो इतना लिख देना बस, एक नंबर में, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ठीक है। संतुलन की अवस्था क्या होती है हुई ट्विस्टल में? P/Q = R/S। अगला लिखिए बेटा। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है तो इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आया करते हैं, एक नंबर वाले, ये बहुविकल्पी बन जाते हैं। मतलब नया खींचने के बाद प्रतिरोध बराबर होगा जितना खींचा उसका स्क्वायर गुणे प्रारंभिक। तो इनसे सवाल कई बार पूछ लेता है, या तो ये इक्वेशन, या तो बोलेगा कि कोई तार है जिसकी लंबाई, मान लो उसने कह दिया जिसका प्रतिरोध है 4, कितना है? तो बताइए अगर उस तार की लंबाई को 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, तो फिर नया प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें हेडिंग डाल के लिखो बेटा, तार को n गुना खींचने के बाद नया प्रतिरोध, तो वो हो जाता है बेटा R डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू R। n स्क्वायर इंटू R। तो नया प्रतिरोध बेटा कितना हो जाएगा? n स्क्वायर n डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। जहां पर अगर हम R डैश की बात करें बेटा, जहां पर क्या बात करें, तो ये है तार को खींचने के बाद, किसके बाद बेटा? खींचने के बाद नया प्रतिरोध। सही यहां तक? अगर हम बात करें यन की, किसकी बात करें बेटा? तो प्रारंभिक लंबाई से कितने गुना हमने उसको खींचा है, ये उसकी वो है लंबाई। ठीक है, कितने गुना हमने उसको खींच रखा है, कितने गुना। अब पूरा R इक्वल टू हो जाएगा बेटा तार का खींचने से पहले प्रतिरोध। लिख लो इसको। इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना है, क्योंकि इससे सवाल मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होती है। और एक नंबर के सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं कि अगर आप किसी तार को, जैसा ये है, आप कह दे कि कोई तार है, अगर उसको 3 गुना खींच दिया जाए, कितने? मान लो कह रहा है कि कोई तार है जिसका प्रारंभिक प्रतिरोध है 3 है, अगर उस तार की लंबाई को 3 गुना और बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो हमने n कितना हो गया बेटा? 3 गुना। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। तो 3 कितना हो जाएगा बेटा? 9 गुणे 3, मतलब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 27 ओम।
तो इस तरह सवाल यहाँ से बनते हैं और ज्यादातर ये सवाल 1 नंबर में बहुविकल्पी में देखा जाएगा। हाँ 4 में आए तो फिर प्रूविंग देना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं लगेगा। हाँ तो यहाँ से नहीं लगेगा। अगर 4 में है तो इसको पता कहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, इसके जो आयतन है उसको नियत रख के लगाना पड़ेगा। पहले R इक्वल टू सूत्र लगाएंगे बेटा रो L बाई ए, ये लगा लेंगे। फिर दूसरे के लिए लगाएंगे रो L बाई कितना ए। तो यहाँ पे नया जब ये लंबाई हम बदलेंगे तो लंबाई मान लेंगे नई हो जाएगी L डैश और नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। फिर वहां से नया निकालेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे R के टर्म में इस तरह में, और इसके बाहर कुछ नंबर आएगा और फिर इस मान को वहां रख दिया। तो 4 नंबर में आपको डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं अप्लाई करना, ठीक है। उसमें आपको, क्योंकि आपको पता है कि जो आयतन होता है क्या होता है, आयतन हमेशा नियत रहता है। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। अगर आपने तार को खींचा होगा, तार को क्या किया होगा, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी और क्षेत्रफल घटेगा, क्योंकि चीज पतली भी तो होगी, तो ये दोनों बदल जाएंगे। लेकिन इनका गुणनफल हमेशा क्या रहता है, नियत। तो प्रारंभिक आयतन बराबर रहेगा किसके, अंतिम आयतन के। आयतन कभी नहीं बदलेगा, चाहे तार को खींच ले चाहे उसको कंप्रेस कर दे, उसका केवल क्या बदलेगा, लंबाई और क्षेत्र। भाई खींचेंगे लंबी ज्यादा होगी तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम, और मोटाई को ही क्या कहते हैं, क्षेत्र। सही आता है। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। लिखो बेटा अगला, दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक बिंदु पर, दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं, कभी नहीं काटती हैं, क्यों, व्याख्या कीजिए। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना। नहीं वो दूसरी चीज नहीं, दो हाँ वो वाली, हाँ जो बाद में बताया था वो लिखेंगे। तो देखो पहली बात, इस सवाल को थोड़ा सही कर लो। सवाल में बल रेखाएं दी हैं, बल रेखाएं कई तरह की होती हैं। ये यूपी बोर्ड का थोड़ा सा इरर था, बोलना चाहिए था कि दो वैद्युत बल रेखाएं, कौन सी, तो बल रेखाएं भी बोले तो भी वैद्युत में जाना है और वैद्युत रेखा बोलेगा तो भी यही है। तो वो कह रहा है कि जो दो वैद्युत रेखाएं होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मान लीजिए एक वैद्युत रेखा ये है और एक वैद्युत रेखा ये है, ये दोनों किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ऐसा क्यों। ठीक है तो लिखे बेटा, यदि दो बल रेखाएं, इसका आंसर लिखो, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तब उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर, जिसका अर्थ है कि उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं दो दिशा होंगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। जो कि क्या है बेटा, असंभव है। अतः है दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर
कभी नहीं काटती। कभी नहीं काटती हैं। तो देखो क्या होता है कि जैसे दो बल रेखाएं काट ली, तो अब इस बिंदु पर आप वैद्युत बल रेखा के पास जहां पर भी वैद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दोगे। क्या खींच दोगे? वह स्पर्श रेखा आपको दिशा बताती है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में चल रहा है। वैद्युत क्षेत्र तो जैसे यहाँ पे खींचोगे तो इधर को जाएगा, और यहाँ पे खींचोगे तो, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? किसी भी आवेश के चलने की दिशा होती है। तो एक आवेश एक साथ दो दिशाओं में चल नहीं सकता। जैसे तुम्हें को ही चलना हो तो एक साथ दो दिशा में तेजी होगा, या दर्रो पहुंच जाओ अवगासी पहुंच जाओ, तो ये असंभव चीज है। क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जहां किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई क्या रेखा बेटा? उस वैद्युत बल के आवेश के गति की दिशा को बताता है। आवेश की गति की क्या बताता है? और अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, इसका मतलब उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी भाई? दो काट रही है कि दो स्पर्श रेखाएं, और जब दोनों स्पर्श रेखाएं खींचो तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी? दो। और इसका मतलब ये है कि एक आवेश दो दिशाओं में चल रहा है। एक आवेश कहां चल रहा है? जो कि संभव नहीं है। ठीक है बेटा? और कुछ इसमें अगला लिखिए बेटा, प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर। प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। 23 में भी ये आया है और 24 में भी आया है। सिद्ध ये करना है कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर एक ही भौतिक राशि, यानी कि न्यूटन पर कूलाम को यूज करके आप वोल्ट पर मीटर में पहुंचिए, या फिर वोल्ट पर मीटर से आप कहां पहुंचिए? न्यूटन पर कूलाम। तो ध्यान से देखना इसकी कैसे करेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है बेटा कि न्यूटन प्रति कूलाम बराबर होगा किसके बेटा? यहाँ तक सही है। तो हम वोल्ट पर मीटर को अगर न्यूटन पर कूलाम में बदल ले गए तो प्रूव हो गया कि दोनों सेम है। तो वोल्ट इसका मात्रक होता है बेटा, विभव का मात्रक होता है। मीटर को मीटर रहने, सही यहाँ तक। विभव का सूत्र क्या होता है बेटा? W अपॉन Q का मात्रक, सही है। नीचे क्या रहेगा? W का मात्रक क्या होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, और नीचे क्या रहेगा? मीटर। सही यहाँ तक। अगर इसको सही से लिखो तो मीटर कहाँ जाएगा? तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा? जूल डिवाइड बाई कूलाम मीटर, ये बनेगा। और जूल का होता है न्यूटन मीटर। जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। तो जूल की जगह आप कितना लिख सकते हो बेटा? न्यूटन पर न्यूटन मीटर क्या लिख सकते हो? और नीचे क्या है बेटा? कूलाम मीटर। का मीटर से मीटर नमस्कार। तो क्या बन गया? प्रूव हो गया। तो यहाँ जब एक सिद्ध हो गया कि न्यूटन पर कूलाम बराबर होगा न्यूटन पर कूलाम इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये लाइन ना लिखिएगा, नोट करो।
हो गया। अब देखो, ये तो पहला प्रूव करना था कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट पर मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। साथ में पूछ रहा है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। सबको पता है न्यूटन पर कूलाम किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र का। किसका होता है बेटा, यहाँ लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र के मात्रक। ये आपका इसका प्रॉपर आंसर था। तीन वो 2 नंबर के सवाल है ये, 2 नंबर 2 2 नंबर पूछा गया था कि न्यूटन पर कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर बराबर है तथा ये किसके हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र के मात्रक है। हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र हो गया। लेकिन इधर वाले स्टेटमेंट लिखो जल्दी थोड़ा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, अगला क्वेश्चन। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, यही तो है। हेडिंग डालो बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। या आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछा तो सिद्धांत लिखो। सिद्धांत लिखो बेटा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय में उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। सदैव क्या रहता है बेटा, नियत रहेगा। देखो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है आपसे कि जब आप किसी निकाय को अलग करके रखते हैं, ठीक है, और उस निकाय में जितना आवेश है उसका बीज गणितीय योग करते हैं तो वो हमेशा नियत रहेगा, ना तो वो कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। मान लेते हैं कोई पृथक्कृत निकाय हमारे पास ये है, इसमें एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3 और एक आवेश है Q4। तो समेशन ऑफ चार्ज इस निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये सदैव का रहेगा नियत। बस ये बताया जा रहा है दूसरे शब्दों में कि हम ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते और ना ही आवेश को क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। लेकिन एक सिद्धांत होता है थ्योरेटिकल और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। ये सिद्धांत एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसा है। और जो पहला स्टेटमेंट मैंने बोला कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, वो कौन सा आवेश है, थ्योरेटिकल। तो आप जब भी सिद्धांत लिखेंगे तो आपको वो सिद्धांत लिखना जो न्यूमेरिकल में लगेगा। तो न्यूमेरिकल में कौन सा लगाओगे, ये वाला, ठीक है। तो प्रयोगात्मक सिद्धांत लिखे जाते हैं, ना कि थ्योरेटिकल सिद्धांत। वो भी है लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। अगला लिखो बेटा। तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं गलत नहीं होगा लेकिन ये सही होगा। हाँ बेटा इसको लिखो। आवेश के आयतन घनत्व को, आवेश के आयतन घनत्व को, आवेश के आयतन घनत्व को, घनत्व की परिभाषा दे। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे। परिभाषा दे। SI मात्रक
को लिखें। ये भी 1 नंबर में पूछा गया था बेटा आपसे। तो पहला सवाल है कि आवेश आयतन किसको कहते हैं, आवेश आयतन घनत्व किसे कहते हैं और उसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो पहले तो हम बात करते हैं आवेश आयतन घनत्व की। किसकी बात करते हैं बेटा, हेडिंग डालो आवेश आयतन घनत्व। लिखो बेटा, प्रति इकाई, या आप इसके लिए एकांक शब्द का भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों वर्डों को हटा के। प्रति इकाई या फिर इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश को आवेश आयतन घनत्व कहते हैं, आवेश आयतन घनत्व कहते हैं, आवेश आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, रो से। तो एकांक आयतन में उपस्थित कुल आवेश जो होता है, एकांक आयतन में उपस्थित जो कुल क्या होता है बेटा, आवेश, उसी का नाम क्या होता है, आवेश आयतन घनत्व। इसे किससे दिखाते हैं, रो से। हेडिंग डालना बेटा, आवेश आयतन घनत्व का सूत्र, आवेश आयतन घनत्व का सूत्र। तो सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, आवेश आयतन घनत्व बराबर आवेश आयतन घनत्व बराबर हो जाएगा आवेश बटे आयतन। आवेश बटे क्या हो जाएगा बेटा, आयतन। तो आवेश आयतन घनत्व को किससे दिखाते हो, रो से। आवेश को किससे दिखाते हो, क्यू से। और आयतन को किससे दिखाते हो, तो सूत्र क्या आ गया, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। नोट करो। ऊपर की परिभाषा डालो। और इसमें क्या पूछा गया है बेटा आपसे, एसआई मात्रक। ध्यान से देखना, आवेश आयतन घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक क्यू का मात्रक और गुणे वी का मात्रक, क्यू का मात्रक डिवाइड बाई क्यू का मात्रक, वी का मात्रक। तो ऊपर लिखेंगे क्यू का एसआई मात्रक डिवाइड किससे हो जाएगा बेटा, वी का एसआई मात्रक। तो क्यू का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम, सही है। और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो आपका रो का एसआई मात्रक क्या आ गया, कूलाम पर मीटर क्यूब। बस इतना।